Welcome back to our YouTube channel. This is very important video for class 6th and 9th student. जो बच्चे क्लास 6th का 9th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं सैनिक स्कूल का, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाली वीडियो में मैंने टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है कॉपी एंड पेन अपने पास रखें और उनको इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ उनको समझने का काम भी करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में जाने से पहले एकदम से इसको रिवाइज कर जाए। होपफुली आपके एक या दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो बाकी आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दे रखा है क्राई फॉर द मून। ठीक है, टॉप 50 हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको दिया गया है क्राई फॉर द मून। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, क्राई मतलब बेसिकली रोना होता है, जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। जैसे हम कोई भी मीनिंग पढ़ते हैं, जैसे हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, तो वर्ड मीनिंग पढ़ते समय क्या होता है, जो हमारे पास वर्ड होता है ना उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, तो हम उसको इजीली कैच कर पाते हैं कि भाई हाँ चलिए ठीक है इसका मीनिंग ये होगा। पर इडियम्स एंड फ्रेजेस में थोड़ा उल्टा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बोला जाता है वैसा मीनिंग नहीं होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट मीनिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बच्चों फिर रीड तो करना पड़ेगा, मतलब इनको आपको या तो पढ़ना पड़ेगा या फिर आप इनको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। कैसे ना कैसे भी करके आपको इनको मतलब फाइनल डिसीजन यही होता है कि हमें इनको अपने माइंड में सेट करना है। तो जैसे इसमें बोला गया है क्राई फॉर द मून, भाई मून के लिए रो रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो मीनिंग नहीं हो सकता। तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, मतलब कोई वर्क अगर हमारे लिए इम्पॉसिबल है और फिर भी हम उसके लिए सोच रहे हैं। अब किसी ने बोला कि भाई मेरे को चांद पे जाना है पर पैदल जाना है, तो भाई वो तो एक तरीके का इम्पॉसिबल टास्क है ना। तो इसीलिए इस वाली कंडीशन को बोला जाता है क्राई फॉर द मून, आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो उसका आता है कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी, तो मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, ऐसी स्टोरी जिसके ऊपर कोई भी विश्वास ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, अ स्टोरी और एक्सप्लेनेशन विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, मतलब कहानी जो है वो सच ही नहीं है और उसके ऊपर तो फिर विश्वास ही कौन करेगा। तो ऐसी वाली कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, कोक एंड बुल स्टोरी। अगर मैं बात करूं वंस इन अ ब्लू मून, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंस इन अ ब्लू मून समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, मतलब ऐसी कंडीशन जो कभी कभी होती है। जैसे सपोज करो जैसे हम कभी अपने घर से स्कूल की साइड जाते हैं। अब स्कूल स्कूल जब हम जाएंगे तो रास्ते में हमें कभी कभी हमारे फ्रेंड हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं रेयरली। ठीक है, मतलब जैसे हम स्कूल गए, स्कूल में जाते हुए हमारे फ्रेंड हमें मिला, तो भाई हो सकता है कि वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता पर वो हमें कभी कभी मिलता है, तो रेयरली, तो वंस इन अ ब्लू मून। तो तीसरे वाले क्वेश्चन को हम इस वाली कंडीशन में बोलेंगे। उसके बाद टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, तो इसका जो मीनिंग होगा टू फेस द रिस्क। भाई अगर हमें कोई काम करना है तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बोलते हैं ना भाई डर के आगे जीत है, जैसे बोल देते हैं, तो रिस्क लेके कोई काम करना, तो ऐसी वाली कंडीशन को हमने बोला है टू बेल द कैट। ठीक है, मोहित हैज करेज टू बेल द कैट, मतलब उसको रिस्क लेने में क्या करता है थोड़ा, मतलब उसको जब काम करना है फिर भी उसको क्या कैसे करना पड़ेगा, रिस्क लेकर उसको काम करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे टू बेल द कैट। हैंड टू हैंड याद करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटिंग अराउंड द बुश। क्या बोला बच्चों मैंने, बीटिंग अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। मतलब सपोज करो हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं पर हमने क्या करा उस एग्जाम में, मेन टॉपिक को क्विट कर दिया, मतलब उनको छोड़ दिया, तो ऐसे वाली कंडीशन को बोला जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, मुख्य विषय से बचना, मतलब बोलते हैं ना मेन सब्जेक्ट से, मतलब मेन टॉपिक से हमें बचना, दैट्स द थिंग। जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती है, जैसे सपोज करो आप 5 बुक पढ़ते हो, ईवीएस, हिंदी, मैथ, साइंस, उसमें सपोज करो आपने एक सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, तो दैट कंडीशन इज बीटिंग अराउंड द बुश बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, चिप ऑन योर शोल्डर। भाई चिप, चिप तो शोल्डर पे नहीं लग सकती, चिप वो होती है जो मोबाइल में डलती है, वो आप वैसे वाली चिप सोच रहे हो। ये एक कंडीशन बताई गई है
कि भाई व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपन व्हाइल अगो, सपोज करो कभी पास्ट में हमने कोई गलती करी है, अब हम उस चीज को लेके क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट है, मतलब अपसेट इन द सेंस हम क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है कि भाई हमने वो जो गलतियां करी है उनको लेके हम बहुत ज्यादा अपसेट है, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, पास्ट की कंडीशन को। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। भाई अब हमें क्या करना है, रोना है, ठीक है। स्प्लिट मिल्क मतलब मिल्क क्या हो गया, बिखर गया, ऐसा सोच रहे हो, भाई ऐसा नहीं है। व्यर्थ पछताना मतलब भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, अब गलती होने के बाद अब आप अगर उस पर गलती आपसे ये उसके बाद आपको पछतावा होना बिल्कुल तय है, पर फिर भी आप उसके बाद पछता रहे हो, तो दैट कंडीशन क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। भाई जो हो गया वो तो हो गया, वो तो वापस ठीक नहीं हो सकता। सपोज करो वो ठीक ही नहीं हो सकता, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पछता रहे हैं, ठीक है। जैसे कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट। सपोज करो पास्ट में कोई बिजनेस, यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, देन व्हाट हैपन, यू उसमें थोड़ा लॉस हुआ, तो उसके बेसिस पर आपको क्या होगा, जब आपने पैसे लगा होगा, बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो होपफुली आपको कोई ना कोई लॉस देखने के लिए मिला होगा, तो उसके बाद क्या होगा भाई, पछतावा होगा, खुशी तो होगी नहीं, तो दैट कंडीशन क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। उसके बाद स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, भाई इसका मीनिंग जो है, जैसे हम किसी की बात ना बता देते हैं, पहले जैसे आपको किसी फ्रेंड ने आपको कोई बात बताई सपोज करो, और हमने क्या करा, आके अपनी मैडम को बता दी, अपने टीचर को बता दी जो आपको क्लास में पढ़ा, कि मैम या सर आपको ऐसे से आपके बारे में ना ये ऐसे ऐसे बोल रहा था या बोल रही थी, तो फिर क्या हुआ, उसका तो भेद खुल गया, तो वो जो भेद होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। तो किसी का सीक्रेट किसी को बता देना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते होंगे, गलती कह रहा हूँ भाई, मतलब ऐसे काम करते होंगे, आपके लिए गलती होगा, ठीक है, मतलब ऐसे काम कर देते होंगे, पहले उसको बहला के फुसला के उससे बात पूछ लेते होंगे और फिर अपने टीचर को जाके बता देते होंगे, ठीक है। अगर आपने भी ऐसी कोई गलती करी है तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक होता है हम मतलब कोई इजी काम करना, ठीक है। पीस ऑफ केक क्या होगा, हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इजी काम करना, मतलब समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू। सपोज करो हम पढ़ाई बहुत करते हैं, है ना, सपोज करो आप में से बहुत सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर आपको कुछ भी समझाएगा, मतलब जो उसका सब्जेक्ट है वो आपको समझाएगा, पर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो आपको समझ में आएगा आप उसी को ग्रैब करके वहां से आ जाएंगे। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो इजी स्किल्स को इजीली कैच करता है, जो हार्ड स्किल्स होते हैं उसके लिए हम क्या रहते हैं, सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। तो पीस ऑफ केक ऐसी कंडीशन को बोला जाता है। ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ठीक है, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। अब इसका मीनिंग है समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम दैट वे। बेसिकली इसका मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो, भाई कुछ चीजें ठीक हो सकती है, समथिंग गुड, एंड वो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकती है, दैट डिड नॉट इनिशियली सीम दैट वे, पर हमें वो पता नहीं रहती कि भाई जैसे सपोज करो इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो आपके साथ क्या हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, पर हम उस चीज को जानते नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, तो दैट कंडीशन इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव मतलब अ नैरो एस्केप, मतलब भाई बचने के लिए बहुत कम रास्ता होना, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अ क्लोज सेव, ठीक है। आई हैड क्लोज सेव व्हेन अ ट्री फॉल जस्ट वेयर आई हैड बीन स्टैंडिंग। सपोज करो आप कभी धूप में पेड़ के नीचे जरूर खड़े हुए होंगे, सपोज करो क्या हुआ, उस पेड़ की कोई, जैसे बोलते हैं ना, स्टेम या फिर टहनी जिसको हम बोलते हैं, वो नीचे की तरफ गिर गई और आप बिल्कुल खड़े थे, बस ठीक आपके पास में गिरी आके, और आप बाल बाल बच गए। तो अक्लोज से, जैसे आप साइकिल लेके स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जाते समय एक बाइकर आया, स्टंट मारते हो, आपके बराबर से निकला, बस आप थोड़े थोड़े बाल बाल बचे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अक्लोज से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अपनी मतलब भाई अपनी दवाई का स्वाद खुद से लेना, सिंपल सी बात है। तो व्हेन समवन रिसीव द सेम ट्रीटमेंट यूजुअली नेगेटिव दैट शी गिव्स टू द अदर्स। तो बेसिकली एक मीनिंग है, ये आप पढ़ लेना, गोल्डन हैंडशेक। भाई गोल्डन हैंडशेक क्या होगा, सपोज करो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, वहां से आपको ऑफर मिला दूसरी कंपनी में कि भाई इस कंपनी से आप जाइए, आपको दूसरी कंपनी में जाके एक अच्छी जॉब मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली कंपनी को चेंज करेंगे एंड फॉर बेटर इनकम। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है गोल्डन हैंडशेक। तो अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स, या तो वहां से वो रिटायर हो रहा हो या फिर वो बेसिकली मूव हो रहा हो, ठीक है।
नेक्स्ट आता है 14 मीन बिजनेस। तो डटकर काम करना, किसी जगह पे तुम जा रहे हो बिल्कुल जैसे तुम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, एक अच्छे से मेहनत कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे निकालना है अपने पेपर में, सिलेक्शन लेना है, तो मीन बिजनेस। तो बीइंग सीरियस एंड डेडिकेटेड, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मीन बिजनेस, ठीक है ना। एप्पल्स ऑफ वंस आई, योर मदर, है ना, आपकी मदर आपको क्या बोलती है, एप्पल ऑफ एन आई, मेरी आंखों का दुलारा है, मेरा बच्चा मेरी आंखों का दुलारा है, मेरा प्यारा है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एप्पल्स ऑफ वंस आई, आंख का तारा, ठीक है। तो बीइंग चीयर्स मोर देन अदर्स, ठीक है, किसी दूसरे से ज्यादा अपने को प्यार करना, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है। 16 द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, भाई जैसे सपोज करो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ काम करते हैं, हमारे दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, दोनों हाथों में लड्डू। द बेनिफिट ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशन एंजॉयड द सेम टाइम, सपोज करो आप एग्जाम कर रहे हो, आप एग्जाम देने गए, सपोज करो आपने मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया, सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, इन बोथ द एग्जाम यू हैव गॉट सिलेक्टेड, एंड इस वाली कंडीशन में क्या बोलेंगे कि भाई मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मेरी मर्जी की या तो मैं इसमें जाऊं या फिर मैं इसमें, कोई से भी स्कूल में आप ज्वाइन करें, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है ना, फीलिंग स्लाइटली, थोड़ा बहुत बीमार महसूस करना, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर बोला जाता है, अस्वस्थ महसूस करना जिसको बोलते हैं। तो ये तो सिंपल सा ही हो गया। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा अपने हिंदी ग्रामर की बुक में, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूछा भी जाता है, समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, मतलब सपोज करो आप रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते पहले आपको 100 रुपए पाए, ठीक है, आपको 100 रुपीज का नोट पा गया, आपने उसको उठाया अपनी पॉकेट में रखा, फिर आपने 100 कदम आगे की तरफ रखे, तो देन यू मूव फॉरवर्ड, उसके बाद आपको 500 का एक और नोट मिल गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया भाई, सोने पे सुहागा हो गया, आज तो 100 पहले 500 आगे, तो यानी टोटल 600 मैंने कमाए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बहुत महंगा होना, बी वेरी एक्सपेंसिव, जब कोई चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। जंप द बैंड वैगन, है ना, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है, सपोज करो मेरे एक फ्रेंड है ना, मेरे फ्रेंड ने क्या करा, एक दोस्त की पिटाई करी और तुम उसके पास खड़े थे, तुमने उस वाली कंडीशन में क्या करा, उन दोनों फ्रेंड की अच्छी खासी दुश्मनी थी और तुम उसके बराबर में खड़े थे, उसने कभी तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया होगा, तुम्हारे दोस्त ने तो उसकी पिटाई करी ही करी, पर तुम उसके साथ में खड़े होके अच्छा आज तो मेरा दोस्त पीट ही रहा है, मैं भी इसकी पिटाई लगा देता हूँ, तो ऐसे वाली कंडीशन को बोलते हैं जंप द बैंड वैगन, मतलब भाई बहती गंगा में मैंने भी हाथ धुल दिया, मैंने भी उसको 3-4 जड़ दिए, तो आपको समझ में आया क्या होगा। तो ज्वाइन ए पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, मतलब किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी तरीके के ट्रेंड में ज्वाइन करना, उसको बोला जाता है बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है ना, बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब वी आर प्लेइंग, दैट इज नॉट दैट टाइप ऑफ कोर्ट, इसको बोला जाता है कि अपना निर्णय, मतलब वट एवर द डिसीजन ऑफ माइंड आई विल टेक माई सेल्फ, मेरा डिसीजन मेरे खुद के हाथों में होना, तो उसको बोलते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। when it is up to you to make the next decision or step, मतलब we have to take our decision on our own, so that condition is ball is in your court। bite off more than you can chew, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करना, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा क्या करना, काम करना, टू टेक अप अ टास्क विच यू मे नॉट एबल टू accomplish ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब तुम उस चीज के लिए एबल ही नहीं हो, सपोज करो आप किसी काम करने के लिए एबल ही नहीं हो, और फिर भी आप उसमें माथा चप्पी करनी होगी, मुझे करना है करना है करना है, भाई करेगा तो तभी ना जब आपको वो काम आएगा, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब इतना ही खाओ भाई जितना पेट में आए, सिंपल सी बात है, ऐसे ही बोलते उतना ही काम करो जितना आपसे हो पाए, फालतू काम क्यों करना भाई, ठीक है, जब आता ही नहीं तो कैसे करना। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी भी बुक को भाई हम उसके कवर से तो जज नहीं कर सकते, अब उसके बुक के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ब्लैंक पेपर लगा दिए मैंने बुक के अंदर और कवर लगा दिया एकदम
गजब वाला। तो आप क्या कहोगे, भाई बुक तो बहुत बढ़िया है। तो भाई ऐसा तो होगा नहीं, तो फिर बुक खोलेंगे, उसका कंटेंट देखेंगे, उसको कौन से राइटर ने लिखा है ये देखेंगे। देन उसके अंदर देखेंगे कि भाई हमारे पढ़ने के लिए मटेरियल है या नहीं है, या फिर ऐसे ही बस हमारा बेवकूफ बना दिया। तो कैन नॉट जज समथिंग अप प्राइमरली ऑन एन अपीयरेंस। सपोज करो कोई लड़का है या कोई लड़की है, आप उसको देख रहे हो, ठीक है, आपने सोचा कि भाई से क्या ही आता होगा, क्या ही पढ़ पाएगी, पर जब आपने उससे क्वेश्चन आंसर पूछे तो उसने सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब दे दिए, बल्कि 3-4 क्वेश्चन आपसे उल्टे पूछ बैठी। तो आप उसको जज नहीं कर सकते आप किसी इंसान को इतनी जल्दी से, तो ऐसी कंडीशन को ही भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है हियर इट ऑन अ ग्रैप ग्रैपी वाइन, मतलब चर्चा सुनना बेसिकली। टू हियर र्यूमर्स, मतलब अफवाहें जो फैल जाती है कि भाई आज हमारे देश में पानी खत्म हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, पर आप क्या करेंगे, अरे भाई ऐसा कैसे हो गया एकदम से, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर फिर भी अफवाह इतनी जल्दी ज्यादा फैल गई कि सब लोगों ने क्या करा, पानी भरना स्टार्ट कर लिया, पानी स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। भाई ऐसी जब चीज कोई पॉसिबल नहीं है, तो र्यूमर्स ऐसे बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। आज की डेट में कुछ भी फैल सकता है, सोशल मीडिया पे आप देखते भी होंगे, पर जो बात सच्ची नहीं है उस पर पहले हमें देखना चाहिए कि दैट इज ट्रू और नॉट, देन वी हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हियर्स इट ऑन ग्रैपी वाइन, ठीक। लास्ट स्ट्रो, है ना भाई, लास्ट स्ट्रो, दिस इज माय लास्ट स्ट्रो। भाई अगर आज के बाद तुमने ये काम नहीं करा तो ये मेरे बस से बाहर हो जाएगा, फिर अपना काम आप खुद से करना। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास आती है तो उसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रो, द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। मतलब इफ वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, है ना, सपोज करो हम गलती करे जा रहे हैं, गलती करे जा रहे हैं, उस गलती को बार बार रिपीट करने के बाद देन फाइनली यू हैव मेकन अ मिस्टेक, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज माय लास्ट स्ट्रो। मतलब जैसे बोलते हैं ना लास्ट वार्निंग टाइप, जैसे हम कहते हैं, तो लास्ट स्ट्रो भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू बी इन द डोल्ड ड्रम्स। क्या बोला मैंने, डोल्ड ड्रम्स, डोल्ड ड्रम्स, है ना भाई, निराश होना बेसिकली। टू बी इन लो स्प्राइट्स, मतलब कोई चीज गलत हो गई तो हम क्या हो गए, उससे निराश हो गए बेसिकली। टू बी इन द डोल्ड्रम्स, तो जैसे सैम वाज इन द डोल्ड्रम्स आफ्टर ही वाज इंसल्टेड बाय द बॉस, है ना। अब भाई सपोज करो तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने आए, ठीक है, तुम किसी कंपनी में काम करते हो, तुमने बोला कि ये मेरे पेरेंट्स है, आपने बॉस को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, बॉस के सामने अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि सर ये मेरे पेरेंट्स है। तो उसके बाद क्या होगा, बॉस ने बोला अरे भाई कौन हो तुम, क्या हो, तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी इंसल्ट हो गई, तो फिर तुम्हें क्या होगा, थोड़ा बेकार लगेगा, अरे यार मेरी तो इंसल्ट कर दी मेरे पेरेंट्स के सामने। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोला, टू बी इन द डोल्ड्रम्स। टू सिट ऑन द फेंस, भाई टू सिट ऑन द फेंस मतलब बेसिकली टू कीप सम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट या टू थिंग्स, टू रिमेन न्यूट्रल्स। मतलब सपोज करो ऐसा होता है कभी, टू सिट इन द फेंस मतलब लड़ाई झगड़े जैसे होते हैं ना, उसके बाद भी तुम्हें क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। जैसे सपोज करो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो बेसिकली न्यूट्रल, टू रिमेन न्यूट्रल, टू सिट ऑन द फेंस, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल बी न्यूट्रल। ब्रेक द आइस, सपोज करो तुम किसी शादी में गए, है ना, यू वेंट टू अ मैरिज, देन व्हाट हैपेंड, आपके फ्रेंड आपको बुलाएंगे, आजा भाई डांस कर ले, तो तुम क्या करोगे, हाँ हाँ भाई मुझे आता नहीं, ऐसे ऐसे बहाने बनाओगे। देन व्हाट विल हैपन, उन्होंने बोला अरे भाई देख सॉन्ग तो बताओ कौन से सॉन्ग पे डांस करोगे, देन यू विल से कि भाई मैं तो इस वाले सॉन्ग पे डांस करूंगा। सपोज करो कि वो सॉन्ग भी प्ले हो गया, फिर तुमने ऐसा डांस किया कि पूरे जितने भी डीजे स्टेज पे जो डांस कर रहे थे वो तो सब हट गए और तुम अकेले अकेले डांस कर रहे हो, फिर इतना ज्यादा खतरनाक डांस तुमने कर दिया। तो ऐसे वाली कंडीशन को बोलते हैं कि भाई ये तो ब्रेक द आइस हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, ऐसे ही जब सपोज करो तुम्हें स्पीच देने के लिए बोला गया और आपने बोला कि सर मुझे तो आती नहीं स्पीच देनी, पर आपने ऐसे ही स्पीच देना स्टार्ट किया, फिर तो आप उस टॉपिक पे आप इतना ज्यादा बोल गए कि अगले वाला सुनता ही रह गया, ठीक है। तो ये कैसी भी कंडीशन हो सकती है, आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट आता है अ बर्ड्स आई व्यू, है ना, जैसे आजकल आप टीवी पर बोलते हैं ना क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो उसमें एक बर्ड आई व्यू होता है। बेसिकली एक बहुत ज्यादा टॉप हाइट पे कैमरा लगाया जाता है,
एल्टीट्यूड से, उस कैमरे से सभी प्लेयर्स पर एक फोकस रखा जाता है कि भाई क्या क्या एक्टिविटी इस गेम में हो रही है, तो उसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू, मतलब एक ही कैमरे से बहुत ज्यादा चीजों को देखना, तो दैट इज द बर्ड आई व्यू। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास लिटमस टेस्ट। भाई लिटमस टेस्ट क्या है, ये कोई साइंस वाला टेस्ट भी आपने सुना होगा, बेसिकली लिटमस टेस्ट होता है, पर यहाँ पे जो इसका मतलब होता है अ मेथड दैट हेल्प अस टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट। इफ समथिंग इज करेक्ट मतलब हमें क्या करना है, किसी चीज को सच साबित करना है कि हाँ भाई ये वाकई में ही सच है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो चलो भाई टेस्ट करा के देख लो, तो बेसिकली लिटमस टेस्ट उसको बोला जाता है। ठीक है ना, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, मतलब सपोज करो आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द स्टडी कि मुझे आज से पढ़ना है, तो तुम क्या कर रहे हो, इंस्टेंटली सोच रहे हो कि भाई मैं 15-20 दिन से नहीं पढ़ा, पर मुझे आज पढ़ना है, आज मुझे पढ़ के ये 2-3 चैप्टर जो भी मेरे को पढ़ने हैं ये मेरे को फिनिश करना है, ये मेरा एक इंस्टेंट डिसीजन है, तो दैट्स द मीनिंग इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है ना, विलिंगनेस होना, किसी चीज को लेके विलिंगनेस होना कि मुझे आई हैव टू टेक द सिलेक्शन इन सैनिक स्कूल इन द अपकमिंग एग्जाम, तो दैट इज माई विलिंगनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो। भाई सपोज करो अपनी ही परछाई को तुम देख के डर गए, शैडो मतलब जैसे तुम जाते हो तो तुमने शैडो देखा होगा, अपना परछाई देखा होगा, उसको देख के तुम डर जाओगे, तो अफ्रेड वाली कंडीशन, उसको देख के डर गए, तो टू बिकम इजीली फ्राइटेंड मतलब एकदम से डर जाना। भाई सपोज करो तुम रात को उठते भी होंगे, वॉशरूम जाते होंगे, है ना, और भी तुम बाहर घूमते होंगे, और तुम क्या करो, अरे भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अरे भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, डर लग जाता है, फ्राइटेंड हो जाते हो, अफ्रेड हो जाते हो, भयभीत हो जाते हो कि अब क्या कैसे कैसे करूंगा मैं, तो दैट द कंडीशन इज अफ्रेड ऑफ द वंस ऑन शैडो। अ हाउस ऑफ कार्ड, ठीक है ना, अ हाउस ऑफ कार्ड, भाई मेरे पास क्या है, बहुत ज्यादा बोलते ना प्लान तो है, पर वो सारे के सारे क्या है, बेकार है, ऐसी वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अ हाउस ऑफ कार्ड, तो अ पुअर प्लान। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ऐसे प्लान आपको देखने मिलते होंगे, होते तो वो प्लान सभी अच्छे हैं, पर किसी के पर्सपेक्टिव व्यू से वो बेकार होते हैं, किसी के पर्सपेक्टिव व्यू से वो अच्छे होते हैं, तो उसको पुअर प्लान बोल देते हैं। ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है ना भाई, ब्लैक एंड ब्लू मतलब फुल ऑफ ब्रूसेस। सपोज करो इफ यू वेंट टू अ स्कूल और ट्यूशन क्लासेस, देन व्हाट हैपन, तुम्हारे टीचर ने बोला कि भाई मैं आप सभी बच्चों का टेस्ट लेने वाला हूँ, है ना, आप कल सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के आना, पर उसके बाद क्या हुआ, आपका जब टेस्ट लिया आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो उसके बाद क्या करा, आपके टीचर ने क्या करा, स्टिक उठाई और आपकी पिटाई स्टार्ट कर दी, और पिटाई इतनी बेकार तरीके से कर दी, या जैसे कि आपके पेरेंट्स कर देते हैं जब आपका रिजल्ट आता है कि भाई अब तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, डंडा उठाया और बजाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, कहीं से नीला पड़ जाएगा, कहीं से काला पड़ जाएगा, तो उसी वाली कंडीशन को बोला जाता है ब्लैक एंड ब्लू, फुल ऑफ ब्रूसेस, मतलब जो वो आ जाते हैं ना निशान टाइप, उसको बोलते हैं ब्रूसेस। ठीक है ना, बी ऑन क्लाउड नाइन, बहुत ज्यादा खुश होना, बी वेरी हैप्पी, है ना, मतलब भाई पाँव आपके जमीन पे ही नहीं होना और आपको क्या करना है, आसमान में उड़ जाना, तो वो वाली कंडीशन क्या होती है, बहुत ज्यादा खुश होना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। बोर्न ऑफ कॉन्टेंशन, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, कॉन्टेंशन, ठीक है ना भाई, कुछ काम करना उसमें असली झगड़े की जड़ बनना, अ सब्जेक्ट और इश्यू ओवर विच देयर इज अ कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि भाई अगर हमें इस टॉपिक पे काम करना है, तो भाई हम जब भी इस टॉपिक पे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ झगड़े हो ही जाते हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन को हम बोलते हैं बोर्न ऑफ कॉन्टेंशन। ठीक है, ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब नाक रगड़ने जैसे काम करना, जैसे आपके घर वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, फिर आपने क्या बोला, पापा मम्मी, आके आगे हाथ जोड़े, ए भगवान हे प्रभु मुझे अपने घर पे रख लो, है ना, ऐसे वाली, भाई तुमने अपने मम्मी पापा के सामने क्या रगड़ी, नाक रगड़ी, कि अगली बार से मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा, है ना, नहीं लाऊंगा तो पक्का मुझे बाहर निकाल देना, तो वो वाली कंडीशन होती है ईट हम्बल पाई। क्या बताया मैंने, ईट हम्बल पाई, टू अपोलोगाइज हम्बली, मतलब दुख प्रकट करना कि भाई अब से मैं गलती नहीं करने वाला। फूल पैराडाइज, फुल सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस, ठीक है ना, फूल पैराडाइज मतलब मतलब
बेकार ही आप खुशी बना रहे हो, आप सक्सेस भी नहीं हुए हो पर फिर भी खुशी बना रहे हो, तो दैट फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस या सक्सेस बोला जाता है। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं फूल पैराडाइज। गिव कोल्ड शोल्डर, ठीक है ना, गिव कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर करना। इफ यू वेंट टू अ मैरिज देन व्हाट हैपन, यू हैव इग्नोर्ड समवन कि ये यार ये अच्छा नहीं है, मेरा दोस्त है पुराना, इससे मेरे झगड़ा हो रहा है, पर तुमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ऐसे ऐसी कंडीशन बहुत होती है, तो इसी वाली कंडीशन को बोलते हैं टू इग्नोर। गेट अ रो डील, क्या बोला मैंने, गेट अ रो डील, टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज द अदर पीपल, ठीक है, मतलब एक अच्छी तरीके से ट्रीट ना करना किसी पीपल को, ठीक है, मतलब उनके साथ एक अच्छा व्यवहार ना करना। तो ऐसे वाली कंडीशन को हम बोलेंगे गेट अ रो डील। उसके बाद आता है हिट द नेल ऑफ द हेड, है ना, टू डू द करेक्ट थिंग, मतलब भाई किसी को आपको क्या करना है, टू डू द करेक्ट थिंग, कि भाई मैंने ये काम बिल्कुल सही किया है, तो दैट कंडीशन इज टू डू द करेक्ट थिंग, सच्चाई बता दी कि भाई ऐसे ऐसे ये काम होना था, कि भाई ये ऐसे नहीं था जैसे बता रहा था, पर मैंने अब बता दिया। हैंड टू माउथ, ठीक है ना, हैंड टू माउथ, लीव ओनली द बेसिक नेसेसिटीज, मतलब हैंड टू माउथ भाई मैं जितना कमाता हूँ उतना ही खाता हूँ, उससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं लीव ओनली द बेसिक नेसेसिटी, मतलब जो मेरी बेसिक नीड्स है उनसे ज्यादा मैं अपना काम नहीं करूंगा, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हैंड टू माउथ। लीव ऑन ओनली द बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, ज्यादा काम करूंगा तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिट द बुल्स आई, वेरी इंपॉर्टेंट, हिट द बुल्स आई, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग और अचीव द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल, मतलब बुल्स आई तुमने देखा होगा, जैसे हम थ्रो करते हैं उसमें फेंकते हैं ना, वो लग जाता है उसको सामने जाके, तो वैसे भी समझ सकते हो। पर सपोज करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सैनिक स्कूल एग्जाम में, तो एग्जाम से रिलेटेड ही आपको बताऊंगा कि भाई हिट द बुल्स आई, कि इफ आई विल वर्क हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन देन आई विल हिट द बुल्स हाई, इफ यू गोट द सिलेक्शन दैट इज द हिट द बुल्स हाई कंडीशन, ठीक है। टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, मतलब भाई मैं बिल्कुल सही हूँ, वट आई एम डूइंग, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, कि हाँ आई विल गेट द सिलेक्शन, कि इस वाली अगर मैं ऐसे मेहनत करूंगा आई विल गेट द सिलेक्शन, देन यू विल हिट द बुल्स आई, कि भाई जो तुम्हारा टारगेट था तुमने अचीव कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेट द कैट आउट द बैग, टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, ठीक है ना, मतलब सपोज करो ऐसा होता है ना, इफ टू पीपल्स के बीच की बात है, उन्होंने कोई बात करी, उन्होंने उनमें से एक पर्सन आपको जानता था, उसने आके वो वाली बात बता दी, पर उससे पहले उन दो पर्सन के बीच में ऐसी बात हो गई कि भाई तुम हम दोनों में के अलावा ये तीसरे बंदे के पास बात नहीं जाएगी, पर फिर भी उनमें से एक ने बात आपको बता दी। फिर आपने क्या बोला, उसने जब बताते समय आपको बोला कि भाई तुम आगे ये वाली बात मत बताना, ठीक है, पर फिर भी तुमने क्या करा, आगे की तरफ बता दी, फिर उसने किसी और को बता दी, ऐसे ऐसे क्या करी, वो बात सबको पता है पर एक दूसरे के सामने कोई उस बात को बता ही नहीं पा रहा है, तो दैट कंडीशन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू मतलब एक सीक्रेट आउट हो गया, ठीक है ना, मतलब जो मेरा सीक्रेट था वो क्या हो गया, आउट हो गया। मेक अ फेस, मेक अ फेस मतलब मुंह टेढ़ा कर लेना जैसे बोलते हैं। टू शो डिसलाइक मतलब कि आई डोंट लाइक यू जैसे बोलते हैं। टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट या फिर किसी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होना थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन, कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो चाहता भी नहीं था ऐसा हो, पर फिर भी ओपन पेंडोरास बॉक्स, ठीक है ना, बहुत सारी परेशानियां और समस्याएं पैदा करना, तो ऐसा बॉक्स का खुल जाना, तो टू फाइंड अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम, इफ वी हैव अ बॉक्स, बोलते हैं ना कि भाई इसके तो सारे चट्टे खुल गए, है ना, अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो ओपन है पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं। 47 में हमें बोला गया है इट्स ग्रीक्स टू मी, समझ से परे, भाई जैसे सपोज करो किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है ना, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे ये काम कराओ, भाई तुम ये काम करो, कि एक काम करो यहाँ से ऊपर जाओ, ऊपर से कपड़े उठा के लेके आओ, तो उसको क्या बोला, उसको बोला कि भाई एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या करूं कैसे करूं, तो बोलते हैं ना समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे सपोज करो कोई फॉर्मूला है, मैथ का कोई फॉर्मूला है, तुम्हारे टीचर ने आपको समझाया पर आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है, देन क्या होगा, तो इट्स ग्रीक्स टू मी, दैट कंडीशन डोंट ग्रीक, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है भाई। अब मैंने बोला कि भाई मैंने
एग खरीदे और उनको एक ही बास्केट में रख दिया, ऐसे तो उसका मीनिंग हो ही नहीं सकता। पर मीनिंग डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट, तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज एक ही बास्केट में रखोगे तो आपका चोरी हो सकता है, आपका थेफ्ट रेट मतलब थेफ्ट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, चोर आएंगे उसको ले जाएंगे, वो नुकसान हो सकता है, उसमें पानी गिर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सोर्सेज को हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रखना होता है ना, एक ही जगह पे नहीं रखना होता है। जैसे सपोज करो आपकी स्कूल की बुक्स एंड कॉपीज होती है तो वो अलग अलग जगह पे रखनी चाहिए, एग्जाम टाइम के समय पे प्रॉब्लम हो जाती है, चोरी वोरी हो सकती है, हुई भी होगी। टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, खरी खरी कहना, बहुत सुनते भी होंगे, हर दिन सुनते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी ब्रूटली फ्रैंक, भाई हमें तो पढ़ाना है ना, तो तुम्हें समझना है, तो तुम सुनते भी होंगे, टीचर से भी, स्कूल से भी, घर से भी, कोई बात नहीं, पर समझो इसका मतलब क्या होता है। टू कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, अब तुम किसी फ्रेंड को बोलोगे कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे टू कॉल अ स्पेड वाली कंडीशन में लाके रख दिया, वो कहेगा भाई स्पेड और स्पेड क्या होता है, भाई जब नॉलेज होगी तभी तो बोलोगे। तो स्पेड अ स्पेड, टू बी ब्रूटली फ्रैंक, आउटस्पोकन, ब्लंट इन स्पीच, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा होपफुली। टू बी अ गुड सैमरिटन, नेक आदमी होना, ठीक है ना, नेक आदमी मतलब टू बी अ काइंड एंड कंपनसेट, सॉरी कंपैशनेट टू समवन इन डिस्ट्रेस, मतलब इफ सम पीपल इज इन डिस्ट्रेस, सपोज करो वो बहुत ज्यादा परेशान है और फिर उसको आके कि भाई मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं दूंगा आपके नाम के जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व कराऊंगा, तो इसी वाली कंडीशन को बोला टू बी अ गुड समैरिटन। समझ में आया? जैसे सपोज करो आपका एग्जाम आ रहा है, आपके एग्जाम में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पता ही नहीं लगी, मुझे क्या पढ़ने हैं, अब मैंने आपको क्या करा, पढ़ा दिया, अब मैंने समझा दिया, तो ये कंडीशन हो सकती है टू बी ए गुड समैरिटन, ठीक है, मैं आपके लिए हो सकता हूँ कि एक नेक आदमी बन गया, ठीक है। और इसमें से अगर आपके एग्जाम में आ गए तो फिर तो आप वाकई में बोलोगे कि यार वो सर हमें सही कह रहे थे, तो इसलिए आप सभी बच्चे इनको क्या करेंगे, अच्छे से याद करने का काम करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।